Hi dear everyone, welcome to the channel. In this particular video, we are going to discuss this chapter through the eyes of the travelers. अच्छा, ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस ज़रा पहले समझ लीजिएगा. इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है? इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस सिंपल से इस चीज़ में है कि ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारा हमें कंटेंट मिलता है, क्वेश्चंस मिलते हैं व्हेन इट कम्स टू द लिटरेरी वर्क्स. अब जब लिटरेरी वर्क्स की आप बात कर रहे हैं तो आप ये टाइम पीरियड ज़रूर देखिएगा कि ये 10th से लेके 17th सेंचुरी है. यानी जब हम एंशियंट से मिडाइवल की तरफ शिफ्ट कर रहे होते हैं उस टाइम का ये चैप्टर है, राइट. एंड दिस चैप्टर बेसिकली टेल्स यू दैट वुमेन एंड मेन हैव ट्रैवल्ड इन सर्च ऑफ वर्क टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट, सोल्जर्स, राइट. एंड समटाइम्स व्हेन दे ट्रैवल नो, तो कभी कभी क्या होता है कि ये अपने लोकल कस्टम्स, अपने ओरिजिनल कस्टम्स को, अपने ओरिजिनल चीज़ों को प्रिजर्व रखते हैं. या कभी कभी क्या होता है कि बदलते लैंडस्केप के साथ, बदलते इन्वायरमेंट के साथ इनकी लैंग्वेज, इनके कस्टम्स, इनकी बिलीफ और इनकी प्रैक्टिसेस भी चेंज हो जाती है, राइट. तो इस मामले में हमें कुछ पता नहीं चलता है. देर आर वेरी लिमिटेड अकाउंट्स दैट वी हैव. ये अकाउंट्स या तो किसी सोसाइटी के ऊपर एक टिप्पणी है या किसी किंग के ऊपर एक टिप्पणी है, राइट. सो वी do not have much evidence, but we have certain authors, certain writers who have written about this. But एक चीज़ गौर करने वाली है कि no accounts of travel were left by women, though we know that they traveled. सिंपली हमें पता चलता है कि यार महिलाएं ट्रैवल करती थी, ऐसा नहीं है भाई. आदमी ट्रैवल करता है तो अकेले थोड़ी ट्रैवल कर पाता होगा. अब कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में 13 ईयर्स तक बाहर है तो ये चीज़ हमें नहीं पता है ना कि वो अकेले बाहर है, कि वो अपना पूरा परिवार लेके निकला है, कि अपनी वाइफ को लेके निकला है. बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिकली अनइमेजिनेबल टू सी कि एक आदमी 13 साल तक इतना डेडिकेटेडली ट्रैवल कर रहा है ना. तो ये हमें पता है कि महिलाएं ट्रैवल करती थी लेकिन उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, राइट. अब देखिए, इसमें आपको बताएगा कि जैसे विजयनगर के बारे में सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि विजयनगर के बारे में डिस्क्रिप्शन में हमें 15th सेंचुरी में एक अब्दुल रज़ाक समरकंदी आया था. कौन आया था? अब्दुल रज़ाक समरकंदी. अब्दुल रज़ाक समरकंदी टेल्स अस अबाउट विजयनगर एम्पायर. टेल्स अस अबाउट विजयनगर एम्पायर. एंड अब्दुल रज़ाक समरकंदी केम फ्रॉम हेरात. वेयर इज़ हेरात? अफगानिस्तान. सो फ्रॉम अफगानिस्तान कमिंग टू डेक्कन इंडिकेट्स दैट रूट्स एग्जिस्ट करते थे. इसका मतलब क्या था कि इतने लॉन्ग रूट्स जो थे हमारे पास उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, ठीक है. देन इन सम केसेस यू नो ट्रैवलर्स डिड नॉट गो टू डिस्टेंट लैंड्स. देर आर सर्टन अकाउंट्स रिटन इन द मुगल एम्पायर by the administrators. They would keep, right, and they would travel within the empires. So in this chapter we are going to see about all these men, and what we need to remember is in sequence, like Al-Biruni, right, he came from Uzbekistan. Al-Biruni came from Uzbekistan in the 11th century. Then we have Ibn Battuta. Ibn Battuta बगल में जूता पहने तो करता है चुर, तो ये गाना है. He came from Morocco, ठीक है. तेरी जात का बाटू मारू, दैट इज़ वॉट वी गोइंग टू रिमेंबर. एंड ही केम इन द 14th सेंचुरी. फॉलोड बाय इब्न बतूता वी हैव फ्रांसिस बर्नियर. फ्रांसिस बर्नियर, ही वॉज फ्रॉम फ्रांस and he came in 17th century. So 11th Al-Biruni, then we have Ibn Battuta, and how we can forget about Abdul Razak Samarkandi, who came in the 15th century. So if I had to number it sequentially, है ना, from chronologically अगर हमें नंबरिंग करनी हो तो अल-बिरूनी सबसे पहले आए, फिर इब्न बतूता आए, फिर अब्दुल रज़ाक समरकंदी आए. मिडाइवल का टाइम चल रहा है, उसके बाद आपको दिखाई देगा कि यूरोप का इंटरेक्शन इंडिया के साथ 17th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू रिमेंबर द फ्लो. और ये MCQ जो है हमारे लिए निकल के आ जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. सो सबसे पहले कौन आया? अल-बिरूनी आए. कहाँ से आए? उज़्बेकिस्तान से आए. अल-बिरूनी कहाँ से आए? उज़्बेकिस्तान से आए. दूसरे नंबर पे अब्दुल रज़ाक समरकंदी आए. और ये कहाँ से आए? अफ़गानिस्तान से आए. कहाँ से आए? अफ़गानिस्तान से आए. कब आए? 15th सेंचुरी में आए. उसके बाद मिस्टेक हो गई यहाँ पे, तीसरे नंबर पे आए. सेकंड नंबर पे इब्न बतूता आए थे मोरक्को से.
तो अल बेरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक समरकंदी और फ्रांसिस बर्नियर। फिर से रिपीट करेंगे आप, अल बेरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक समरकंदी और फ्रांसिस बर्नियर। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं अपने मन में, अल बेरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक समरकंदी और फ्रांसिस बर्नियर। अभी किनके कोर्ट में आए थे, क्या इनके अकाउंट में था, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बट सेंचुरीज देख लीजिए, 11th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी। एक्चुअली क्या है ना दोस्त, एनसीईआरटी से ना ये डायरेक्ट एमसीक्यूज बनते हैं, तो हमें इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब देखिए, इंडिया में मिलने वाला गरी और इंडिया में मिलने वाला पान, ये आपको दिखाई देगा कि ये हमारे यहाँ पे जिसको हम कहते हैं इंडिजिनस प्रोडक्ट्स है हमारे। तो पान यानी बीटल लीव्स और कोकोनट, गरी, खोपरा, ठीक है, ये बाकी बाहर के लोगों को अनयूजुअल लगता था। ये इंडिकेट करता है कि ये दोनों चीज़ें इंडिया में डोमेस्टिकली पाई जाती थी, ठीक है। अब देखिए, अल बेरूनी क्या कहता है, अल बेरूनी अपने वर्क को कैसे एक्सप्लेन करता है। अल बेरूनी कहता है कि ये उन लोगों के लिए मदद है जो रिलीजियस क्वेश्चन करना चाहते हैं हिंदूज के साथ, यानी उन लोगों के लिए एक रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन है जो उनके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। यानी कि अल बेरूनी ने अपनी किताब में कुछ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट मेंशन ज़रूर किया है। और जैसा कि आपको पता है कि अल बेरूनी जिस टाइम पे इंडिया में आए थे 11th सेंचुरी में, राइट, इसी टाइम के कुछ ही समय पे हम देख रहे थे कि सिंध और पंजाब वाले इलाके में इन्फ्लक्स स्टार्ट हो चुका था, राइट। तो ये चीज़ आपको दिखाई देगी। As these authors came from vastly different social and cultural environments, they were often more attentive to everyday activities and practices which were taken for granted by indigenous writers, for whom these were routine matters not worthy of being recorded. And that is why much of the societal aspects, इंडिया की जो सोसाइटी के बारे में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना, वो कहाँ से है, वो फॉरेन ऑथर से है। इट मेक सेंस टू अस, राइट। हमारी दिनचर्या में डेली हम क्या करते हैं, वी डोंट राइट अबाउट इट। बट अगर कोई बाहर का आएगा और देखेगा कि अच्छा ये लोग पलथी मार के ज़मीन में बैठ के खाते हैं, उनका डाइनिंग टेबल का कॉन्सेप्ट है, तो जाहिर सी बात है वो उसको लिखेगा ही लिखेगा, ठीक है, वो अनयूजुअल चीज़ों के बारे में बात करेगा। तो इट इज़ दिस डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव दैट मेक्स द अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स इंटरेस्टिंग। हु डिड दिस ट्रैवलर्स राइट फॉर एन ऑल ऑफ दिस? वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। और ये लिखी थी किसने, अल बेरूनी ने। तो चलिए अब अल बेरूनी के ऊपर आप क्या करेंगे, इट्स एन अकाउंट ऑन अल बेरूनी, एंड जो हम हाईलाइट करेंगे उसको आप पॉइंट वाइज 1 2 3 करके नोट करते हुए चलेंगे। अल बेरूनी का जन्म 973 में हुआ था, 973 में हुआ था उज़्बेकिस्तान में, ख्वारिज़म में हुआ था, हमें लिखने का ज़रूरत नहीं है। अल बेरूनी वॉज बॉर्न इन 973 इन उज़्बेकिस्तान। वेयर एवर ही वॉज बॉर्न, दैट इज़ ख्वारिज़म, it was an important center of learning. So Khwarizm was an important center of learning, and Al-Biruni was very educated at that time. In what was the basic education at that time? Were they being taught science and everything? नहीं भैया, उनको साइंस वाइंस नहीं सिखाते थे, उनको भाषाएं सिखाई जाती थी। तो सीरिया में बोले ना भाषा, अरबी में बोले जानी, अरबी, पर्शियन, हिब्रू एंड संस्कृत, राइट। देखिए, ये ग्रीक के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, जो कि आपको बताएगा कि 973 के अराउंड, यानी कि जब ट्रांजिशन चल रहा है, राइट, वी आर इन द अबाउट टू बी इन द 10th सेंचुरी, तो ग्रीक और पर्शिया के बीच में, या आप कह सकते हैं ग्रीक और अरब्स के बीच में एक हॉस्टिलिटी का माहौल होगा, तभी इसको ग्रीक भाषा नहीं सिखाई गई, बाकी सारी भाषाएं सिखाई गई, हिब्रू, संस्कृत, सीरिया, अरबी, पर्शियन, राइट। But he was considered, I mean, he was very much associated with the works of Plato, and he have read them in Arabic translations. So आपको दिखाई देगा कि ग्रीक वर्क जो है वो आपको किस भाषा में ट्रांसलेटेड मिलता है, अरबिक भाषा में मिलता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में प्लाटो, ठीक है। इन 117 when सुल्तान महमूद, 1017 में सुल्तान महमूद ने जब ख्वारिज़म को इन्वेट किया, तो उन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स और पोएट्स को अपने साथ लेके चले गए गज़नी में। अल बेरूनी उनमें से एक हुआ करता था। अल बेरूनी एक हॉस्टेज की तरह पहुंचा, लेकिन क्या है कि उसको वो शहर जो है अच्छा आने लगने लगा कुछ समय के बाद, और 70 साल की उम्र तक, अपनी उम्र तक वो वहीं रहा। गज़नी में रहते हुए अल बेरूनी ने इंडिया के बारे में, क्योंकि गज़नी जो है वो अफ़गानिस्तान के पास में था, तो गज़नी वाला इलाका इंडिया के नज़दीक था, है ना।
संस्कृत वर्क्स जो हैं उस टाइम पे एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन, इनको अरबी भाषा में ऑलरेडी ट्रांसलेट किया गया था। देखिएगा ध्यान से, हमारे यहाँ पे क्या कामयाब चीज़ें थी। हम लोग साइंस और सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाई करते थे। अब उनकी पढ़ाई करने में मैथमेटिक्स और फिज़िक्स और ज्योग्राफी तीनों चीज़ें तो आ ही जाती हैं, तो मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व थी और हमारे पास विज्ञान विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी, मेडिसिन भी था, राइट। अब इसी में आप नाम सुनते हैं बहुत सारे राइटर्स का। चरक संहिता जैसे कि आपको सबसे पहले दिखाई देता है चरक संहिता। तो मैं आपको बताऊंगा अब एंशिएंट वर्क्स जो इंडिया के एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन में एग्जिस्ट करते थे। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमने मेडिसिन, मैथ्स और जो भी इंपॉर्टेंट एंशिएंट बुक्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे आपके लिए लिख रखी हैं। अब जब हम बात करते हैं इसकी मेडिसिन की, तो मेडिसिन में हमारे यहाँ पे आयुर्वेद में एक ट्रिलॉजी है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग अध्याय। ठीक है, अष्टांग अध्याय तो मतलब 8 अंगों की पढ़ाई। ठीक है, चरक संहिता चरक ने लिखी, सुश्रुत संहिता सुश्रुता ने लिखी और वाघ भट्ट ने अष्टांग अध्याय लिखी। ठीक है, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और सबसे पहली बुक जो अगर मेडिसिन में वेदों में मानी जाती है तो वो अथर्ववेद मानी जाती है। ये हमारी वेदों की बात होगी। उसके बाद आर्यभट्टियम किताब लिखी थी आर्यभट्ट ने 5th सेंचुरी, जो कि एस्ट्रोनॉमी पे और मैथमेटिक्स पे दोनों में क्या है, एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। उसके बाद आप देखेंगे सुलवा सूत्रास 3rd सेंचुरी एडी में थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट किताब मानी जाती है विथ रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स। और सूर्य सिद्धांत लिखी वराह मीरा ने पंच सिद्धांतिका भी लिखी, 5 प्रिंसिपल्स। बृहद संहिता भी लिखी जो कि आर्किटेक्चर के ऊपर एक बहुत बढ़िया किताब है। ठीक है, सूर्य सिद्धांत जो है वराह मीरा की, वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है। किसके ऊपर है? ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर काम करने वाले एक बहुत फेमस ऑथर है ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त, वराह मिहिर, वाघभट्ट, सुश्रुता, चरक, आर्यभट्ट, राइट, ये सब इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं हमारे सामने। आर्यभट्ट ने एक और किताब लिखी है ज्योतिष वेदांग, विच इज ऑन एस्ट्रोनॉमी, राइट। और उसके बाद आप देखेंगे ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त की जो पहली किताब, मतलब जो किताब है वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है। फिर ब्रह्मगुप्त ने आगे ब्रह्मगुप्त सिद्धांत भी लिखी, जिसके ऊपर अब देखेंगे कि ये कंट्रोवर्सी रहती है ना। पहले जीरो किसने सबसे पहले देखा, मतलब स्टार्ट किया। तो ब्रह्मास्फुट सिद्धांत के ने जीरो का आविष्कार किया था, द मैन हु डिस्कवर्ड जीरो, ब्रह्मगुप्त। याद रखेंगे इस चीज़ को। तो ब्रह्मगुप्त जो है वो मैथमेटिशियन है। वराह मिहिर जो है उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री, सोलर सिस्टम, आर्किटेक्चर, इस पे बहुत सारी किताब लिखी है। फिर उसके बाद आपको वाघभट्ट दिखाई देंगे, सुश्रुता दिखाई देंगे, आर्यभट्ट दिखाई देंगे, चारक दिखाई देंगे। अब ये सब किताबें जो लिखी गई ना, जैसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं किसने ढूंढा, तो बौधायन ने ढूंढा। पाइथागोरस ने बाद में ढूंढा, बौधायन ने उसको पहले ढूंढ दिया। ठीक है, ये सभी वर्क्स जो हैं ये सब प्योरली संस्कृत में हैं। और जो भी ये वर्क्स हैं एक्चुअली ना, ये हमारे आप कह सकते हैं 1st AD से लेके 7th AD के बीच में है। 7th सेंचुरी, 1st सेंचुरी AD के बीच में लेके 7th सेंचुरी AD के बीच में है ना। चलिए, so what we'll do is now we'll move to the remaining chapter part only, right। अब देखिए, अल बेरूनी की एक्सपर्टीज़ थी कि वो लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा निपुण थे, ये याद रखेंगे। और इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, कंपेयर लैंग्वेज किया है और अलग अलग भाषाओं के टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया है। उन्होंने संस्कृत के वर्क, जैसे पतंजलि का काम है ग्रामर पे, उसको अरबी में ट्रांसलेट किया। उसके फॉर हिज ब्राह्मण फ्रेंड्स ही ट्रांसलेटेड द वर्क ऑफ यूक्लिड, अ ग्रीक मैथमेटिशियन, इनटू संस्कृत। तो यूक्लिड वॉज अ वेरी फेमस ऑथर। अब आपको ऐसे याद रखना है
कि एक इंडियन ऑथर था जिसका वर्क ट्रांसलेट किया था अल-बेरूनी ने, उसका क्या नाम है? पतंजलि। और फॉरेन ऑथर है हु इज़ द फॉरेन ऑथर? यूक्लिड। तो ये चीज़ों को आपको अपने दिमाग में देखिए, ये एमसीक्यू होते हैं और ये कभी एमसीक्यूज आ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि क्या पूछ दिया। तो हमें ये याद रखना है कि भैया अल-बेरूनी बहुत लैंग्वेज में निपुण था, ख्वारिज़म में पैदा हुआ था, उज़्बेकिस्तान का। फिर महमूद गज़नी ने 1017 में जब अटैक किया ख्वारिज़म पे तो उसको लेके गाज़ी चले गए। गाज़ी में ये गाज़ी कह रहे गज़नी में ये इतना खुश था, इतना ज़्यादा खुश था कि इसने 70 साल की आयु तक ये वहीं रहता है, भारत के ऊपर काम करता है। इंडिया के वर्क्स जो हैं जो संस्कृत से अरबी में ट्रांसलेट किए गए थे उनको ये ऑलरेडी पढ़ाई करता है। और लेकिन इन्होंने खुद से पतंजलि के किताबों को, ग्रामर के वर्क को अरबी में ट्रांसलेट किया और यूक्लिड के वर्क को जो ग्रीक में लिखी गई थी, जबकि देखिए इनको ग्रीक आती नहीं थी उतनी अच्छी, ठीक है, उन्होंने संस्कृत में उसको ट्रांसलेट किया, ठीक है। बट वट इज़ इवन मोर इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व एंड टू सी हियर इज़ दिस फोटोग्राफ। इफ़ यू लुक इनटू दिस फोटोग्राफ, सबसे पहले तो ज़रा इमेजिन करिए, अपने दिमाग में एक रफ आइडिया बनाइए कि ये फ़ोटोग्राफ किस सेंचुरी की हो सकती है ना। ज़रा सोचिए किस सेंचुरी की होगी, तो आपको दिखाई देगा कि यार ये डिस्टेंट कपड़े इनके हैं नहीं, ये एक ही तरह का कपड़ा ऊपर से लेके नीचे तक पहने हैं, यानी ड्रेपरी जो है वो अभी कट पीसेस में नहीं हुई है। और ये बहुत पुरानी फ़ोटोग्राफ है। ये एक इलस्ट्रेशन है 13th सेंचुरी अरबिक मैनस्क्रिप्ट का, 13th सेंचुरी अरबिक मैनस्क्रिप्ट, जिसमें एक एथेंस का एक स्टेट्समैन और पोएट सोलोन दिखाई देगा आपको, जो 6th सेंचुरी बीसी में रहता था। 13th सेंचुरी का ये किताब है जिसने 6th सेंचुरी के एथेंस के, यानी ग्रीक भाषा में लिखने वाले लोगों के बारे में यहाँ पे इलस्ट्रेशन है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे एवरीबडी वाज मूविंग एंड इंटरमिंगलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, राइट। अब ये डिस्कस करने वाली चीज़ है, ये आप टास्क है, इसको आप कर सकते हैं। लेकिन ज़रा इस वर्ड पे आ जाते हैं कि ये वर्ड जो है हिंदू, ये कहाँ से आया। द टर्म हिंदू वॉज डिराइव्ड फ्रॉम एन ओल्ड पर्शियन वर्ड विच वॉज यूज्ड इन द 6th and the 5th centuries, राइट, वो भी BC 500-600 BC के दौरान। इस समय बुद्धिज़्म है यहाँ पे, ये गौर फरमाने वाली बात है। रेफर टू द रीजन ईस्ट ऑफ द रिवर सिंधु, तो सिंधु नदी के, इंडस रिवर के ईस्ट साइड पे जो लैंड है उसको कहा जाता था सिंधु। अरब्स कंटिन्यू द पर्शियन यूजेज एंड कॉल्ड दिस रीजन अल हिंद एंड इज पीपल हिंदी। अल हिंद में रहने वाले हिंदी, हिंदवी, हिंदी जो भी। फिर क्या है, टर्क ने इस जगह को हिंदू रेफर किया और उनकी ज़मीन को हिंदुस्तान। तो जो वर्ड हिंदू है वो देखिए टर्क्स ने यूज़ किया था सबसे पहले, और जो वर्ड हिंदी है वो किसने यूज़ किया था? दैट वाज बेसिकली यूज्ड बाय अरब्स एंड पर्शियंस। ध्यान रहेगा इस चीज़ का, हिंदी इज़ अरब्स एंड पर्शियंस एंड हिंदू वर्ड इज़ यूज्ड बाय टर्क्स एंड देयर लैंग्वेज। तो रहने वाले हिंदू, जगह का नाम हिंदुस्तान और भाषा इनकी हिंदवी, राइट। लेकिन इन सभी जगह पे जब यूजेज है तो देखिए रिलीजियस आइडेंटिटी के बारे में कोई बात नहीं की गई है। अब रिलीजियस कॉनोटेशन इस वर्ड हिंदू का बहुत बाद में जुड़ता चला गया। एक आइडेंटिटी हो गई, एक आइडेंटिटी हो गई। जिस तरीके से फॉरेन के लोग इस रीजन को देखने लगे वो एक आइडेंटिटी में फॉर्ज हो चुका है। और ये अपने आप में एक, आप देख सकते हैं, एक सोशल इवेंट है विच इज स्प्रेड अक्रॉस सेंचुरीज। एक कल्चरल, रीजनल, जोग्राफिकल आइडेंटिटी बन जाती है, द वे पीपल परसीव यू फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। नाउ दिस इज समथिंग विच इज़ फिलोसॉफिकल इन नेचर। इस चीज़ को अगर आप सोचें तो आप दर्शन शास्त्र की तरफ, फिलॉसफी की तरफ चले जाएंगे कि क्या हमारे ऊपर जो लोगों के पर्सपेक्टिव्स होते हैं, अगर एक ही तरह का पर्सपेक्टिव कोई हमारे ऊपर रखे तो क्या हमारा पर्सनालिटी उस पर्सपेक्टिव को रिफ्लेक्ट करने लगता है? लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रदर खुद से पूछिए, लोग क्या कहते हैं इसी से तो फ़र्क पड़ता है। हम क्या सोचते हैं इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं हमें इसी से तो फ़र्क पड़ता है।
और जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है हम अगर उसको नज़रअंदाज कर दें तो ये पलायनबाजी है मेरी भाषा में, ये रनअवे एटीट्यूड है। तो सोचने वाली बात हमारे सामने ये है कि ये हिंदू वर्ड का जो यूजेज है ना, वो अपने ग्रंथों में नहीं लिखा है, लेकिन ये कस्टमरी यूजेज के चलते आया है। चलिए, उसके बाद आपको दिखाई देगा, अब अल बेरूनी के ऊपर अकाउंट्स लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये देखिए, उसके बाद हम इब्न बतूता की रिला किताब के ऊपर जाएंगे। तो ज़रा मैं आपसे दोहराना चाहता हूँ कि अल बेरूनी हमारे भारत में किस ईयर में आए थे। व्हेन डिड अल बेरूनी केम इनटू पिक्चर? तो अल बेरूनी केम इनटू पिक्चर इन द 11th सेंचुरी। कब आए थे? 11th सेंचुरी। क्या हमने पढ़ा था? सबसे पहले कौन आया था? अल बेरूनी आए थे। अल बेरूनी के बाद इब्न बतूता आए थे। इब्न बतूता के बाद रज़ाक आए थे। और रज़ाक के बाद कौन आया था? फ्रांसिस बर्नियर। ये अपन ने पढ़ा था 11th सेंचुरी। देन वी हैड इब्न बतूता who came in the 14th century, 15th century and the 17th century. This is what we have studied so far. अब देखिए, अल बेरूनी के ऊपर ये भी चीज़ लिखी गई है कि अल बेरूनी ने ना ब्राह्मण प्रीस्ट के साथ बहुत सारा टाइम बिताया था संस्कृत सीखते हुए, और यहाँ की रिलीजियस और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट के बारे में भी ये पढ़ाई करते थे। पंजाब में बहुत घूमे हैं ये, क्योंकि पंजाब जो है गजनविद एम्पायर में महमूद गजनी ने कवर कर लिया था उसको, राइट। जब वो लोकल पॉपुलेशन और उनके एनवायरनमेंट के साथ आए तो उनको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने समय बिताया पंजाब और नॉर्दर्न इंडिया में। उस टाइम पे अरबिक लिटरेचर लार्जली ट्रैवल लिटरेचर हुआ करता था, और ये तरह का लिटरेचर जो है ये सहारा डेजर्ट अफ्रीका से लेकर रिवर वोल्गा इन द यूरोप तक फैला हुआ था। अब कहने वाले बात इसमें यह है कि अल बेरूनी ने, राइट, अल बेरूनी ने यहाँ पे बहुत सारी क्रिटिसिजम्स भी किए हैं किताब उल हिंद में। अब किताब अल हिंद उल हिंद जो भी आप बोल रहे हैं, अब ये अल हिंद का जो वो यूजेज है वो आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि किताब का नाम अल हिंद क्यों लगा। तो अल हिंद वो थी जगह जो कि डिनोट करती थी एक रीजन, और यहाँ पे रहने वाले लोगों को हिंदी कहते थे। और ये किस भाषा में था? ये अरबिक भाषा में था और ये पर्शियन भाषा में था। तो अल बेरूनी की जो किताब है ना वो अरबिक भाषा में लिखी गई है। बड़ा सिंपल है याद करना। ये एक बहुत बल्कि किताब है, 80 चैप्टर्स हैं इसमें, और इसमें कई सब्जेक्ट्स हैं। अब इन सब्जेक्ट्स को ज़रा गौर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से MCQs बनेंगे डिफ़िकल्ट वाले। क्या अल बेरूनी ने रिलीजन के ऊपर नहीं लिखा? तो हमने वो छोटे से टेक्स्ट से देखा कि अल बेरूनी ने रिलीजन के ऊपर लिखा है। फिर फिलोसॉफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, अल्केमी, मैनर्स एंड कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट्स एंड मेजर्स, और आइकोनोग्राफी, लॉज एंड मेट्रोलॉजी। Now what is metrology? Metrology is the science of measurement. So you will find that अल बेरूनी ने आखिरकार 11th सेंचुरी में इंडिया में जिस चीज़ की पढ़ाई करी होगी उसी के बारे में तो लिखा होगा। पढ़ाई करी मतलब जो सोसाइटी में प्रेवलेंट चीज़ें थी। तो फिलॉसफी, फेस्टिवल्स, वेट्स एंड मेजर्स, याद रखिए। देखिए 11th सेंचुरी में वेट्स एंड मेजर्स का होना, लॉज एंड मेट्रोलॉजी का होना, ये सब बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है। अल बेरूनी ने एक तरह से जो डिस्क्राइब करने का उनका तरीका है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो क्या करते थे, जैसे संस्कृत में जैसे किताब लिखी जाती है ना, तो संस्कृत में एक थॉट के साथ आप शुरू करते हैं। दे विल गिव यू अ थॉट, और उस थॉट के ऊपर आप सोचते। तो अल बेरूनी ने भी इसी तरीके से सवाल पूछे, राइट, सवाल पूछे, उसके बाद उन सवालों को एक डिस्क्रिप्शन के साथ आंसर किया, और उसके बाद उनको बाकी कल्चर से कंपेयर कर दिया। अब जैसे ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स में जो एकदम एक्यूट प्रिसीजन आता है, प्रेडिक्टेबिलिटी आती है, वो कहा जाता है कि अल बेरूनी की वजह से ही आती है। बिकॉज अल बेरूनी की जो किताब की जो रिसर्च थी, है ना, जो कि कोई रिसर्च थी संस्कृत वर्क्स के ऊपर, दैट enabled these people, basically the Persian people, okay, to create such huge magnanimous structures. So it was the knowledge, because हमने आपको क्या बताया था कि देखिए ज्योग्राफी के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर बृहद संहिता ऑलरेडी लिखी थी वराहा मीरा ने, वो भी 6th सेंचुरी में। ये याद रखिएगा, ये फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। बृहद संहिता जो है संस्कृत भाषा में 6th सेंचुरी में वराहा मिहिर ने लिखी थी। और हमने ऊपर पढ़ा था कि इब्न बतूता के टाइम पे ये जो संस्कृत वर्क्स हैं ये रैपिडली ट्रांसलेट किए जा रहे थे मल्टीपल लैंग्वेजेस में। तो हैविंग सेड दैट अल बेरूनी ने अपनी सभी किताबें किस भाषा में लिखी हैं? अल बेरूनी हैज़ रिटन हिज अकाउंट्स एंड मेमोयर्स इन विच लैंग्वेज इज द क्वेश्चन, राइट।
He basically wanted his work to be studied by the people beyond the frontiers. He was familiar with translations and adaptations of Sanskrit, Pali, and Prakrit, and these are the ancient languages that was spoken down. And much of that he converted into Arabic, right? He was very critical about the ways these texts were written and clearly wanted to improve on them. यानी अल बेरूनी के तरीका जो था लिखने का, कहानी बताने का, बड़ा सिंपल साधारण सा था. अब देखिए इब्न बतूता का रिल्हा हमें पढ़ना है. यहाँ पे फोटोग्राफ आप देखेंगे तो ये देखिए आपको फोटोग्राफ में दिखाई देगा कि एक नाव है जिसको कितने लोग चला रहे हैं. ठीक है, देर इज़ अ बोट पीपल आर सेलिंग ऑन, and followed by this you will find that this boat is a terracotta sculpture from a temple in 17th to 18th century. औरंगज़ेब के टाइम पे ये नाव आपको दिखाई देगी विद द पेक्युलरिटी कि इस नाव का अपना एक चेहरा भी इन्होंने बना रखा है. ये है टेराकोटा. ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज टेराकोटा. रिला के ऊपर कहानी है. अब ये देखिए आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से. अच्छा, ये इंडस रिवर आपको दिखाई देगा और यही है अल हिंद पूरा इलाका. ये पूरा इलाका क्या है? अल हिंद है. और इसी में आपको क्या दिखाई देगा कि गजनवी के टाइम पे पंजाब और सिंध जो है वो कैप्चर होते हैं. अब देखिए ये जो सिटीज़ है ना, गजना, ठीक है, गजना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. दिल्ली देखिए कहाँ पे है. तो महमूद गजनी का ख्वाब क्या था? दिल्ली आ जाने का. महमूद गजनी का ख्वाब था दिल्ली आ जाने का, बट वो सिंधु नदी पार करते ही उनके लिए कष्ट जो है वो बढ़ जाता था. उसके बाद इब्न बतूता की रिल्हा के बाद हमें और भी किताबें पढ़नी हैं. जैसे अब ये फ्रांसिस बर्नियर आपको दिखाई देंगे और आपको दिखाई देगा कि यार इनके कपड़े वपड़े अब चेंज हो चुके हैं. दे आर कमिंग विद अ क्लोक, दे आर कमिंग विद अ हैट, एंड ही इज़ राइटिंग, एक्चुअली राइटिंग प्रिजर्व हो चुकी थी उस टाइम पे. तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. फिर मेकिंग सेंस ऑफ द एलियन वर्ल्ड, अल बेरूनी एंड सांस्कृतिक ट्रेडिशन क्या है, विल ट्राई टू रिसर्च ऑन दैट, build facts around it, right? Bernier and the degenerate East. What is he saying about East, and why is he saying, why is he calling us degenerate? That is what we need to study. But before we come to all of this, how about we give a look into this timeline? Now we are very much clear that okay, 900 is the year somewhere where this person was born who was known as Al-Biruni. And you will find 973 to 1048 he was from Uzbekistan and his complete name was Muhammad ibn Ahmad Abu Rehan Al-Biruni. So people only retained Al-Biruni. Muhammad ibn Ahmad Abu Rehan Al-Biruni. 13th century में कौन आया है? मार्को पोलो फ्रॉम इटली आए हैं. 14th century में इब्न बतूता आए हैं फ्रॉम मोरक्को. 15th century में अब्दुल रज़ाक आए हैं जिनका नाम है अब्दुल रज़ाक कमाल अद-दिन इब्न इशक अल समरकंदी फ्रॉम समरकंद. फिर आपको दिखाई देगा कि 1466 से 72 में यानी 15th सेंचुरी के लेटर स्टेजेस में अफनासी निकिटिन रशिया से आए थे. ठीक है, 15th सेंचुरी. ऑलराइट, 15th सेंचुरी के दोनों लोग हैं निकिटिन. तो 15th सेंचुरी में आपने किसको देखा है? यू हैव सीन in 15th century what have we seen? So we have seen Razak coming to India, and also along with Razak we have Nikitin coming from Russia. Then in the 16th century we have Duarte Barbosa and he is from Portugal. Then Sayyid Ali Rais, he is from Turkey. Antonio Montserrat from Spain. Mahmoud Wali Balkhi from Balkh, and Peter Mundy from England, Jean-Baptiste Tavernier from France, and Francis Bernier from France. ठीक है, this is what is important in this chapter. We'll come to the accounts of the society and the trade and everything that they have mentioned, these authors have mentioned, including Francis Bernier, because he'll write a lot on what is going on the health side. And then if you come to the readings of Al-Biruni, he will deep dive into the societal concepts, right? And when you talk about Ibn Battuta, we are yet to discover how it is easy going to describe then India which was present. Okay, so you will find here that Ibn Battuta
His work is written again in Arabic. So from 7th century till 14th century, for nearly 700 years, you will find that there is a domination, sheer domination of the Arabic language. All right. And what does it tell you? It tells you about the social and cultural life of the subcontinent in the 14th century, which means whatever customs and everything they were following, no, it must have been well preserved in Albir, Ibn Battuta's Rila. But answer to my question is, I mean, try to answer the question that whether these authors were really able to write free. Press was the press free and voluntary? Now this is something that I really want people to answer. Was the press free and voluntary at that time? राइट. इब्न बतूता ने अगर रिला लिखी थी और इब्न बतूता मोरक्को से आए थे, तो है ना, और एक तरीके से ये ऐसी फैमिली को बिलोंग करते थे जो शारिया लॉ पे मानती थी, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उस टाइम पे इस्लाम इतना प्रोमिनेंट नहीं हुआ करता था इंडिया में. इट हैड जस्ट स्टार्टेड इन एंड अराउंड दिल्ली एंड अराउंड बंगाल. So this is what we need to understand, that was press really free? Was it voluntarily? Were the questions voluntarily? If they were not then, so they are not even now. With respect to the remaining portion of this particular class, I'll be recording it in the second part. So I hope you liked the session, and I'll see you guys in the next. Thank you.